Hi everyone, welcome to the Bansal Academy platform here. So in this session, we have discussion on the practice question. So this session help you to build up your approach, deal with the questions, right? So start with the first question. Our first question is, if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions of. तो हमें बताना है कि E upon G की जो dimensions है वो क्या होंगी, ठीक है? तो एनर्जी जो है E, उसकी dimensions हमारे पास क्या होती हैं? ml to T माइनस, ठीक है? G की dimensions हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से G किसके इक्वल आ जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब फोर्स की डायमेंशंस लिख लेते हैं यहाँ पे ml t माइनस टू। r क्या होता है? डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर, और यहाँ पे मासेस है तो ये हमारे पास बन गया m स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास g की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? m माइनस वन, ये l की पावर क्या है यहाँ पे? 1 और यहाँ पे 2, तो l की पावर 3 आ जाएगा, और t माइनस, तो अब हम यहाँ पे E अपॉन G की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई E की डायमेंशंस, ठीक है, और G की डायमेंशंस ये हमने अभी निकाली है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट? दैट इज m2 l माइनस वन हो गया, और t की पावर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of wire। तो स्क्रू गॉज हमने क्या किया, उसके साथ हमने रीडिंग जो है वो उन्होंने मेंशन किया है कि नीचे हमें यहाँ पे ये क्या है? रीडिंग्स मेंशन है। क्या किसके लिए रीडिंग्स मेंशन है? हमने वायर का डायमीटर जो है वो मेजर किया, राइट? तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो 0 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है उसमें 52 डिवीजन। Given that 1 millimeter on main scale division correspond to 100 divisions on the circular scale। तो यानी कि मेन स्केल की जो हमारे पास 1 मिलीमीटर जो है उसमें रीडिंग आ रही है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? जो सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन, ठीक है, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, 1 डिवीजन। तो डायमीटर जो है वायर का हमें बताना है कि कितना होगा, जो हमें डाटा जो है वो गिवन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारा क्या होगा? दैट इज मेन स्केल में हमारा जो 1 मिलीमीटर है वो कितनी डिविजन के इक्वल है? 100 डिविजन के इक्वल है सर्कुलर स्केल में। तो यहाँ से हमारा लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01, ठीक है? तो जो हम रीडिंग निकालेंगे, ट्रू रीडिंग, ठीक है, जो हमारी ट्रू गॉस से आएगी वो किसके इक्वल होती है? मेन स्केल रीडिंग, MSR लिख रही हूँ यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैं लिख रही हूँ CSR, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 करेक्शन। अब करेक्शन का यहाँ पे हमें कोई डाटा गिवन नहीं है, यहाँ पे 0 ही ले लेंगे। मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास? 0 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में उन्होंने बोला 52 डिविजन है, तो 52 इंटू लीस्ट काउंट कर लेते हैं 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, और करेक्शन कितनी है? 0। तो यहाँ से ट्रू रीडिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.52 मिलीमीटर में आ गई। बट ऑप्शन में हमें सेंटीमीटर में डाटा गिवन है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if the force F, acceleration a, time t, these are chosen as fundamental physical quantities, find the dimensions of energy। तो मैं यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो फोर्स है, एक्सलरेशन है और टाइम है। हमें एनर्जी की डायमेंशंस पूछी गई हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो एनर्जी है वो F की पावर a के साथ वेरी कर रही है, एक्सलरेशन की पावर b के साथ, और t टाइम की पावर c के साथ वेरी कर रही है, ठीक है? तो जब ये साइन हम हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, और ये कांस्टेंट कैसा होगा? दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट? अब यहाँ पे हम डायमेंशंस फिल कर देते हैं। E की डायमेंशंस हमें पता है, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है? ml टू t माइनस टू, राइट? फोर्स है F, F की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? ml t माइनस टू।
ए क्या है यहाँ पे एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, एल टी माइनस टू, और टी तो है ही टाइम। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशंस जो है वो फिल कर देते हैं, राइट। तो एनर्जी की डायमेंशंस हमने यहाँ पे लिखी, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू। के एक कांस्टेंट है, वो तो डायमेंशनलेस है। फोर्स की डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू की पावर ए, ठीक है। एक्सलरेशन की डायमेंशंस एल टी माइनस टू की पावर बी, और टाइम की डायमेंशन यहाँ पे। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पे m की पावर a आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ, और l की पावर क्या आएगा, a यहाँ से, और यहाँ पे l की पावर क्या है, b, तो a प्लस b हो गया। t की पावर क्या आएगा, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो m की पावर इस तरफ कितनी है, वन, और इस तरफ कितनी है, a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। यहाँ पे l की पावर कितनी है, टू, यहाँ पे l की पावर कितनी है, a प्लस बी। तो इसका इक्वेशन नंबर टू ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं, ठीक है। और t के कोफिशिएंट, t की पावर इक्वेट की, तो इस तरफ है माइनस टू, दिस माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर थ्री ले लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में फिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू वन प्लस बी, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। मार्क दिस इक्वेशन नंबर फोर। अब a और b की वैल्यू हमें पता चल गई है वन और फोर इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे, वन एंड फोर को थ्री में पुट कर देते हैं। तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, ए की वैल्यू वन है, ठीक है, ये माइनस टू, बी की वैल्यू भी वन है, प्लस सी। यहाँ से मुझे क्या मिला, माइनस टू इज माइनस फोर प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, फोर माइनस टू, दैट इज टू। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी मेन इक्वेशन थी यहाँ पे, इसमें हम वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो हमारी डायमेंशंस आ जाएंगी एनर्जी की। तो एनर्जी की डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ एफ, एफ की पावर ए था, ए की वैल्यू क्या आई है, वन, ठीक है। ए की पावर बी था, बी की वैल्यू भी वन है। टी की पावर हमने सी लिया था, तो टी की पावर टू। एनर्जी की डायमेंशंस क्या मिली, एफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, एफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a small block slides down as a smooth inclined plane। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, लेट्स से ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड तो इस तरफ ही होगा फिर। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे ये रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक इन द इंटरवल t and माइनस वन टू टी एन, t इज इक्वल टू एन, हमें ये रेशो निकालनी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस उन्होंने बोला है कि कितने टाइम इंटरवल में है एस एन डिस्टेंस, दैट इज n माइनस वन टू एन, ठीक है। तो हमें पता है कि जो nth सेकंड में डिस्टेंस जो कवर होगा हमारे पास, उसका रिलेशन क्या होता है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस, ये होता है रिलेशन हमारे पास। अब यहाँ पे एक टाइम t इज इक्वल टू एन तो पता ही है, तो t इज इक्वल टू एन के लिए तो यही रिलेशन आ जाएगा। u की वैल्यू जीरो फिल कर देते हैं, एस एन कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, u की वैल्यू जीरो, प्लस एक्सलरेशन कितनी होगी, अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी मान लेते हैं कि एक्सलरेशन जो है इस तरफ a है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ किस फोर्स की वजह से आएगा, देखो यहाँ पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन तो यहाँ पे होगी। तो हमें यहाँ पे वेट के कंपोनेंट्स अगर रिजोल्व करें, तो वेट, ठीक है, इस तरफ वेट होगा, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है, ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो ये कंपोनेंट जो आएगा दैट इज एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरफ कंपोनेंट जो आएगा अलोंग द, ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है दैट इज एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर एक्सलरेशन देखे तो वो क्या मिलेगी, एक्सलरेशन किस क्या आ गई, दैट इज जी साइन, है ना, कि मास हमें नहीं चाहिए ना, एक्सलरेशन देखनी है। तो ये मास, ये फोर्स जो है, वेट की वजह से जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स हमने डिवाइड कर दिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, हमें ये मिल रहा है ना mg sin थीटा कंपोनेंट, तो इसी की वजह से ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है।
तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम अगर छोड़ दे तो ये पीछे वाली टर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जी साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 2n-। तो एस एन की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा अपॉन 2 2n-। ठीक है। अब दूसरा जो है दैट इज n-1 है हमारा यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे स्टेटमेंट में n+1 लिखा है, चलो देखते हैं। t इज इक्वल टू, हमें एस एन प्लस वन निकालना है, तो u प्लस ए बाई टू, एन की जगह n+1 लिख देंगे हम यहाँ पे, की वैल्यू 0, जी साइन थीटा अपॉन 2, दिस इज 2n+1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एस एन अपॉन एस एन प्लस वन चाहिए ना, तो n की जगह n+1 फिल कर देंगे हम, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। अब हम रेशो निकाल लेते हैं, एस एन बाय एस एन प्लस वन, तो वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फैक्टर था जी साइन थीटा अपॉन 2 n-1, एस एन प्लस वन की वैल्यू जी साइन थीटा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2n+1, ये फैक्टर तो कैंसिल हो गए, तो ये रेशो कितनी आ गई, 2n-1 बाय 2n+1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए वो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। लेट्स से ये हमारी हाइट है, दैट इज 60 मीटर। तो यहाँ इस हाइट से वाटर जो है नीचे की तरफ फॉल कर रहा है एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि ये हमें क्या गिवन है, मास ऑफ वाटर जो फॉल कर रहा है। ठीक है, जो फॉल कर रहा है वाटर किस रेट से फॉल कर रहा है वो हमें गिवन है 15, ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड है ना ये, तो ये क्या है डीएम बाई डी टी, क्योंकि मास कितना फॉल कर रहा है दैट इज 15। ठीक है, किस रेट के साथ, रेट ऑफ, या मैं इसको लिख सकती हूँ रेट ऑफ फॉलिंग मास, रेट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग वाटर। वो हमारे पास कितना है, The losses due to frictional force are 10% of input energy। जब ये वाटर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो इसका जो है 10% इनपुट एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। मतलब इसके पास कितनी एनर्जी बची, 90% एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो गई, 10% तो लॉस हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग एनर्जी इसके पास कितनी रह गई, पानी के पास रिमेनिंग एनर्जी दैट इज 90% एनर्जी। हाउ मेनी पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो हमें देखना है कि टरबाइन कितनी पावर जो है वो जनरेट करेगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि पावर क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को लिख सकते हैं हम एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, दैट इज 90% ऑफ एनर्जी आएगा ना जो पानी के पास है, 10% तो लॉस हो गया। अब क्योंकि वाटर जो है वो हाइट से फॉल कर रहा है यहाँ पे, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम फिल कर देंगे कि जो P पावर है दैट इज 90/100 mgh अपॉन T। अब इसमें हम सारी वैल्यूज फिल कर देते हैं, P किसके इक्वल आ गया 90/100, m अपॉन टी की वैल्यू क्या है 15, क्योंकि m अपॉन टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास अपॉन टाइम, मतलब विद द टाइम कितना मास जो वाटर फॉल कर रहा है उसका मास, जो रेट है दैट इज m अपॉन टी ना, dm बाई dt वो रेट को रिप्रेजेंट करता है, तो m बाई टी फैक्टर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। g की वैल्यू हमें 10 गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 गिवन है हमें, ये रही। हाइट कितनी है 60 मीटर है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 60, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, तो 15 6 90, 900 इंटू 9 हो गया, दिस इज 8100 वॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है किलोवाट में ऑप्शंस गिवन, तो किलोवाट में क्या आ जाएगा 8.1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट एस। लेट्स से ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हाइट हम ले लेते हैं h, हाइट जो है वो कितनी है s है। यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया है फ्रॉम
द एस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस से ये जो हाइट है दैट इज एस। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आएगा, मान लेते हैं यहाँ किसी पोजीशन पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा, लेट्स से इसको नाम दे दिया ए पोजीशन पे था, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज। तो हमसे ये हाइट पूछा गया है कि किस हाइट पे ये पॉसिबल है, ठीक है, कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पॉइंट पे उसकी स्पीड भी पूछी गई है। तो लेट्स से ये जो ए पॉइंट है जहाँ पे हमारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या है 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से एच है। तो मतलब हमें ये एच भी निकालना है और ए पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो भी निकालनी है। तो मैं मान लेती हूँ कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, p है, ए पॉइंट पे p है, ठीक है। तो यहाँ एट पॉइंट ए हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी क्या है 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं ग्राउंड सरफेस जो है इसको रेफरेंस लेवल ले रही हूँ, क्योंकि यहीं से हाइट हम मेजर कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा जो ये हाइट है जहां से इसको पार्टिकल को छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है, तो इसकी हाइट भी तो ग्राउंड के सरफेस से, ग्राउंड से ही मेजर किया गया है ना, सरफेस ऑफ अर्थ से, तो इसको रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। तो ए पॉइंट पे जब वो आएगा तब उसकी हाइट हमने कितनी ली है ग्राउंड से, दैट इज एच। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो ये एम से एम फैक्टर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर क्या मिला 6g कैपिटल एच, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्पीड कितनी मिल गई पार्टिकल की, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6g कैपिटल। अब जो डायग्राम पहले बनाई है मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। ये हाइट थी हमारी s, यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया मैंने, यहाँ बीच में कोई पॉइंट ए ले लिया जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो ले ली h। अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं और ये पॉइंट ए है, इसको मैं सेकेंड पोजीशन ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन, जहां से उसको रिलीज किया गया है मैं उस पॉइंट पोजीशन को वन फर्स्ट पोजीशन ले रही हूँ, और ए पॉइंट को मैं सेकंड पोजीशन ले रही हूँ, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, वो मोशन में तो है ही नहीं थी पार्टिकल। यहाँ पे उसके पास क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कितनी है, दैट इज एम जी, ठीक है। कितना हाइट है यहाँ पे एस है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही रहने देते हैं, तो ये एम जी एस क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, एम जी कैपिटल एच, ठीक है। तो यहाँ से एम फैक्टर कैंसिल हो गया, जी से जी फैक्टर कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई 4h। तो हमें हाइट निकालनी थी इस ए पॉइंट की, तो एच कितना आ गया एस बाई, अब h की वैल्यू आ गई है तो ये जो v वाली इक्वेशन है इसमें स्पीड में ये h की वैल्यू फिल कर देते हैं 6g s बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज अंडर रूट 3/2 g इंटू कैपिटल, ये मिल गया। तो हम देख लेते हैं, ये s बाई 4 आ रहा था तो b ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो ये रूट में ही आ रही है वैल्यू वैसे तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the escape velocity from earth surface is v। तो escape velocity जो है वो अर्थ के सरफेस से कितनी गिवन है हमें, v गिवन है। escape velocity from the surface of another planet having the radius, अब दूसरे प्लैनेट के लिए हमें पूछा गया कि कितनी escape velocity होगी, ठीक है। मैं प्लैनेट के लिए escape velocity निकालनी है, और वो दूसरा प्लैनेट का जो रेडियस है मैं उसको rp ले लेती हूँ, दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रेडियस से उसका जो रेडियस है वो 4 टाइम्स ज्यादा है, और मास डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है। मास डेंसिटी जो है वो सेम है, मतलब जितना मास डेंसिटी अर्थ का है उतना ही उस प्लैनेट का, राइट। तो इसके वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, इसके वेलोसिटी का, दैट इज 2gm अपॉन कैपिटल आर, m मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। मास को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, क्योंकि सफेरिकल शेप लेके चलते हैं हम अर्थ की शेप को। तो एस्केप स्पीड जो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या मिला 2g/r, m की वैल्यू फिल 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गई, तो ये बचा 8/3 कैपिटल G पाई r स्क्वायर इंटू। अब देखो यहाँ पे ये हमें एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन मिल गई। 8/3 कांस्टेंट है, जी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है यूनिवर्सल, पाई की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, और उन्होंने बोला है कि जो डेंसिटी है वो भी सेम है, मास डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अर्थ, और यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमें यहाँ पे प्लैनेट का जो रेडियस का रिलेशन है वो क्या गिवन है कि दैट इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की v है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है इसका रेडियस, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई 4v। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the velocity of small ball of mass capital M density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर में क्या है ग्लिसरीन प्रेजेंट है, ग्लिसरीन, ठीक है। तो एक बॉल जो है वो हमने इसमें डाली, जिसका मास m है, ठीक है, इसका, और डेंसिटी इसकी d है। इसको जब ड्रॉप किया तो एक पॉइंट पे जाके इसने कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। तो जब ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 कर दी तो कितनी विस्कस फोर्स, तो अगर हम पहले यहाँ पे ये देखें कि इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, एक तो इसके वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ, दूसरा यहाँ पे क्या लगेगी बेयॉन्ड फोर्स लगेगी, ठीक है, और एक फोर्स लगेगी विस्कस फोर्स, वो भी इस तरफ लगेगी। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे इस बॉल पे फोर्सेस के लिए डायग्राम बनाएं, जैसे ये बॉल था तो वेट की वजह से नीचे की तरफ, ठीक है, और ये विस्कस फोर्स और बियॉन्ड फोर्स भी इस तरफ लगे, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली उसने। अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करके लिखूं, ठीक है, तो क्या पता चला मुझे यहाँ पे कि जो mg है वो किसके इक्वल आ गया fb प्लस fv। अब हमें तो विस्कस फोर्स निकालना है, विस्कस फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा mg माइनस बियॉन्ड फोर्स, ये रिलेशन मिल गया मुझे। अब जो बियॉन्ड फोर्स होती है या बियॉन्सी होती है वो किसके इक्वल होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसे ही निकालते हैं हम इसकी वैल्यू। तो वेट को हम कैसे लिखते हैं m इंटू जी, तो यहाँ पे मास किसका आएगा जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास इंटू जी, तो मास को लिख सकते हैं हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास बियॉन्ड फोर्स आ गई, राइट, मास को लिख सकते हैं ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने फिल कर देते हैं वैल्यू, दैट इज कैपिटल एम जी डेंसिटी इंटू वी अपॉन वी इंटू जी। अब उन्होंने बोला है कि जब हमने ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी कर दी दैट इज d/2, यानी कि हाफ कर दी। अगर पहले d थी, मैंने यहाँ पे रो सिंबल लिया तो चलो इसको d ले लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, डेंसिटी को d से डिनोट कर देते हैं, ये डेंसिटी d हो गई, ठीक है। डेंसिटी को क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो यहाँ पे हाफ कर देते हैं -d/2 v इंटू। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है मास होता है, तो मैं इसको यहाँ पे मास के साथ रिप्लेस कर दूं, इसको mg/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास विस्कस फोर्स कितनी आ गई mg/, देखो ये जो वॉल्यूम होता है ये किसका वॉल्यूम है, जैसे ये हमारे पास क्या था ग्लिसरीन था, तो जब हम बॉल डालते हैं तो यहाँ पे बॉल तभी आएगी ना जब उसको यहाँ पे स्पेस मिलेगा एम्प्टी, तो यहाँ से जितना उसका वेट होगा कुछ ना कुछ, मतलब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे बॉल आ गई तो इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस, ठीक है। तो वहां उसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्ले, तो यहाँ पे वही चीज लिख दी हमने डेंसिटी इनटू,
ठीक है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से हमारे पास विस्कस फोर्स का रिलेशन क्या आ गया, mg/2। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस इन मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले जो है हमारे पास कि जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, वो 90 से कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, किसी टाइम टी पे ले लेते हैं हम, ठीक है, टी टाइम है हमारे पास, और सराउंडिंग का जो रूम टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम, अगर उसी कप ऑफ कॉफी को कूल होने में कितना टाइम लग रहा है, सेकेंड केस गिवन है कि टेम्परेचर 80 से कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, इसके लिए मैं टाइम टी डैश ले लेती हूँ, ठीक है, इसके लिए। तो पहले मैं ये केस 1 ले रही हूँ, यहाँ पे इसको केस 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो यूज करेंगे, लॉ, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, T1 माइनस T2 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0, ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे T1 की वैल्यू 90 है, दिस इज 80 अपॉन टी, ये K हो गया, दिस 90 प्लस 80 अपॉन 2 माइनस 20, राइट। तो ये हमें कितना मिलेगा, 90 माइनस 80 कितना हो गया 10, तो ये 10 बाई टी इज इक्वल टू के, यहाँ पे सम था 90 प्लस 80 हो गया 170 अपॉन 2 माइनस, तो ये कितना मिला के, इसको कटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे 2 8 16 और ये 10, 85 माइनस 20 कर दिया तो ये क्या मिलेगा 65। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे केस सेकंड में डाटा फिल कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, T1 80 और T2 कितना है 60 डिग्री। इसी फॉर्मूला में मैं ये वैल्यूज फिल करने वाली हूँ केस 2, ठीक है। 80 और 60 है तो यानी कि टी 80 माइनस 60 बाई टाइम टी डैश लिया है, दिस इज के सम कांस्टेंट, यहाँ पे दोनों टेम्परेचर का सम होता है माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर तो उतना ही है, तो ये मिला 20 अपॉन टी डैश, दिस इज के, दिस इज 140 अपॉन 2 माइनस 20, ये आ गया यहाँ पे 70, तो ये मिला 20 अपॉन टी डैश, दिस इज के इंटू, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमें तो टी डैश की वैल्यू चाहिए ना, टाइम निकालना है हमें, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, 1 एंड 2 को, डिवाइड 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया 10 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 65 के, और ये हमारे पास है 20 अपॉन टी डैश, दिस इज 50 के, राइट। तो ये कितना मिला 10 अपॉन टी, ये टी डैश ऊपर चला गया, दिस इज 20, और ये के से के फैक्टर कैंसिल हो गया, 65 बाय, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो, तो टी डैश अपॉन टी किसके इक्वल आ गया 65 इंटू अपॉन, तो 5 10 50, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 13 5 65, दिस इज 5 10, तो ये हमारे पास टी डैश कितना आ गया 13 बाई 5 टी। तो इतना टाइम लगेगा कूलिंग होने के लिए सेकेंड सिचुएशन में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 13 बाई 5 इंटू टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइस, ठीक है। तो पहले हमें मैच करना है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो यही होती है, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस उसका ये रिलेशन होता है, तो सेकेंड का ऑप्शन आ जाएगा पी। नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 3/2 kBT मॉलिक्यूल का, तो ये ऐसा आ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी है हमें निकालनी डायटोमिक गैस के लिए, 5/2 RT होगा, ठीक है। डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होते हैं 5, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम लगा देते हैं, दैट इज 5/2 kBT, 1 मोल के लिए निकालना है, इसको RT की फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट है उसका क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, फर्स्ट का क्यू आ रहा है, तो ये सी और डी ऑप्शन चले गए, ये फर्स्ट का क्यू इसका भी क्यू,
और सेकंड के लिए क्या आ रहा है, सेकंड जो प्रेशर है उसका पी आंसर आ रहा है, तो ये बी नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो थर्ड है उसका एस, और जो लास्ट है उस यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया है कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इस एन फ्रीक्वेंसी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन के लिए मेरे पास जो होती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका रिलेशन ये होता है। अब अगर मैं इसका प्लॉट करूं ग्राफ, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे कुछ ऐसी कर्व देखने को, ये साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट तो आएगा नहीं, तो ये जीरो हो गया, ये t बाई टू पे जीरो आएगी ना इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर की, और ये t की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो से टी, पूरा टाइम पीरियड टी तक है ना हमारा, एक फर्स्ट टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी टाइम तक इसके दो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी की, 2n। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। कि पूरे टाइम पीरियड की बात करें हम, एक टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं तो इसके दो साइकिल्स कंप्लीट हो गए ना, ऐसे ये फर्स्ट साइकिल ये सेकंड साइकिल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। जैसे मान लो ये स्प्रिंग था हमारा, ठीक है, इसको हमने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन, जब 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो ये कितना स्ट्रेच हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है 5 सेंट। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय इट। अब इसके साथ हमने क्या किया है, मास अटैच कर दिया है। ठीक है, तो जब मास अटैच करेंगे तो उसकी क्या होंगी, ऑसिलेशंस होंगी, तो उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो निकालना है। तो टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है हमारे पास इस सिचुएशन में, अंडर रूट एम बाई के। अब मास तो मुझे पता है, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो फोर्स इस तरफ लगाई है, तो हुक्स लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएं, F क्या होता है, के एक्स इक्वल। ठीक है, इस तरफ जो फोर्स लगेगी, जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू के एक्स लिख दिया। ठीक है, के एक्स ये फोर्स होती है मैग्नीट्यूड ले, तो फोर्स हो गया 10, के की वैल्यू निकालनी है, एक्स है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट मास कितना है 2 किलोग्राम, और के की वैल्यू हमारे पास ये, तो ये t कितना आ गया 2 पाई बाई 10 आ गया, क्योंकि 10 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.0628 सेकेंड जो है, ऑप्शन सी वो हमारा टाइम पीरियड का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, दीज आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ये हमारे पास क्या, एक फर्स्ट कंडक्टर है स्फेरिकल, जिसका रेडियस क्या ले लेते हैं r1, और यहाँ पे हमारा दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है r2 है। इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर, लेट्स से ये वायर है, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, तो मान लेते हैं इस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं फर्स्ट के जो सरफेस है उस पे चार्ज, स्फेरिकल कंडक्टर है उस पे चार्ज Q1 है, सेकंड के लिए क्या है Q। ठीक है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, दिस इज Q2 4 पाई R2। 4 पाई से 4 पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 किसके इक्वल मिला, Q1 अपॉन Q R2 अपॉन R1 का होल, ये टर्म मिल गई। अब मुझे यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, तभी मैं यहाँ पे ये रेशो फाइंड कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, इसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, दोनों का चार्ज क्या डिफरेंट है, तो जब हम करंट यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन
कि जो पोटेंशियल होगा एट द फर्स्ट, यहाँ पे मैं फर्स्ट इसको नाम दे देती हूँ, इसको सेकंड, कि जो पोटेंशियल होगा फर्स्ट सफियर का, सफेरिकल कंडक्टर का, और किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड सफेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल के। ठीक है, तो पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है, दैट इज के क्यू बाय आर। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, जितना इसका रेडियस होगा। तो फर्स्ट के लिए V1 की वैल्यू, जो फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर है उस पे चार्ज Q1 लिया है, रेडियस उसका R1। सेकेंड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन R2। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, तो इनको इक्वेट कर देते हैं, दैट इज के क्यू वन अपॉन आर वन, दिस इज के क्यू टू अपॉन आर टू। ये के फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्यू वन अपॉन क्यू टू किसके इक्वल आ गया, आर वन अपॉन आर टू के इक्वल आ गया। तो ये रेशो हम यहाँ पे, जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की रेशो निकाली है, ये इक्वेशन, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, तो क्यू वन अपॉन क्यू टू की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, क्यू वन अपॉन क्यू टू किसके इक्वल है, आर वन अपॉन आर टू। यहाँ पे क्या है, आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। ठीक है, ऑपोजिट था ना यहाँ पे रेजिस्टेंस, आर टू अपॉन आर वन का होल। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं फैक्टर को, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये चार्ज डेंसिटी की रेशो कितनी आ गई, R2/। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज शोन इन द फिगर इज। हमें इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो पूछा। मान लेते हैं ये जो एंड है ए है, ये एंड क्या है बी, तो ऐसे बैटरी से, ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ऑब्वियस है यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर के क्रॉस वो Q1 है, इसके क्रॉस क्या है, Q। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से चार करंट अगर आई है, मान लेते हैं यहाँ पे Q पॉइंट T करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट डिवाइड हो जाएगा, तो इसके क्रॉस मैंने जो कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज जो स्टोर हुआ, ये Q1 ले लिया, ये Q2। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट से V1 और इसका V2, तो V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, जो इसका पोटेंशियल होगा डिफरेंस उसका सेम होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये टर्मिनल देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, जितना इसका है V1, और यही पोटेंशियल आगे जाएगा V1, और इसी तरह से इसका पोटेंशियल कितना है V2, वो भी मुझे यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है ना, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो जीरो पोटेंशियल लेके चलते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्ट है, ए जो है हायर पोटेंशियल पे मान लेते हैं, उसको मैं वैल्यू दे दिया बी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे, क्योंकि सेम मिल रहा था, तो यही पोटेंशियल आगे जाएगा ना, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो कनेक्शन है यहाँ पे पोटेंशियल V1 और V2। अब हमें पता है कि ये V1 और V2 तो सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गए इन पॉइंट पे, तो यानी कि यहाँ इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट। ये जो कैपेसिटर, इसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, काम, ये सर्किट का पार्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट जो मिला वो क्या मिला, एक ये कैपेसिटर C, और ये दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है C, और ये A पॉइंट और B। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, ये पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2C। ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates। हमारे पास क्या एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसके मान लो यहाँ पे चार्ज प्लस चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और उन्होंने बोला है कि इस पे क्या जो स्पेस है प्लेट्स के बीच में, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D, डिस्टेंस कितना है, D है, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट, तो ये प्लेट का एरिया जो है वो A है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हमें पता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी स्टोर होती है, हाफ C V स्क्वायर।
ठीक है। तो पहले हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, और मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू। अब ये जो C और V की वैल्यू है यहाँ इस एनर्जी के रिलेशन में फिल कर देते हैं हम। तो क्या मिली एनर्जी स्टोर कैपेसिटर की, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D कैंसिल हो गया। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में, हाफ एप्सिलॉन नॉट A E नॉट स्क्वायर D। तो ये ऑप्शन बी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in the potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 gives a balance point at 36 centimeter of wire। तो पोटेंशियोमीटर सर्किट में उन्होंने बोला है कि जो सेल की EMF है 1.5 वोल्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैलेंस पॉइंट आता है तो वो कि बैलेंस पॉइंट की लेंथ कितनी है, 36 सेंटीमीटर। If another cell of EMF 2.5 volt replaces by the first cell, तो फिर जो पहले जो सेल लगा हुआ था जिसकी EMF 1.5 थी उसको रिप्लेस कर दिया दूसरे सेल से जिसकी EMF कितनी है, 2.5 वोल्ट। देन एट व्हाट लेंथ ऑफ वायर बैलेंस पॉइंट अकर, तो हमें बताना है कि किस लेंथ पे बैलेंस पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन होता है ये वाला E1 अपॉन E2, दिस इज L1 अपॉन L2। तो इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज फिल कर देते हैं। 1.5 दिस इज 36 सेंटीमीटर, L2 निकाल। तो ये डेसिमल तो हटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 5 25। L2 की वैल्यू क्या आ गई, 36 इंटू 5/3 is 12, 336। तो L2 हमें मिला 12 इंटू 5 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हमें 0.25 ओम दी गई है, और ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें हमारी क्या है, 4 वायर्स लगी हुई। जैसे ये फर्स्ट वायर ले ली, ये सेकंड वायर ले ली, ये थर्ड वायर ले ली और ये फोर्थ वायर ले ली। ठीक है, तो ये 4 वायर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लगा लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये। अब उन्होंने बोला है यहाँ पे कि ये जो हमारा वायर्स है सबकी लेंथ क्या है, सेम है, लेट से लेंथ L है, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, सेम मटेरियल से बनी है तो इनकी सबकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो सेम होगी। तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज रो L बाई A। अब अगर सबकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम है क्योंकि सेम मटेरियल से बनी है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R ले लेते हैं सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालें इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो वो हम ऐसे फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, 4 वायर्स है तो ये 1 अपॉन आर इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया, 4/r। तो यहाँ से आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, r/। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम इनको सीरीज में लगाएंगे तब कितनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये रिलेशन मिल चुका है ना कि जो आर इफेक्टिव है वो किसके इक्वल है, r/4 के। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू 0.25 ओम गिवन है। तो यहाँ से जो एक वायर की रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगी मुझे। तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 इंटू 25/100, ये आ गया 4, ये 4। तो एक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1 ओम। अब ये सारी जो वायर्स है वो हमने सीरीज में लगा दी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्योंकि वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है ना, तो इसलिए मैं वायर को ऐसे रेजिस्टेंस की फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबकी जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया लेट से, तो ये इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी है, 1 ओम, इसकी भी 1 ओम, इसकी भी 1 ओम, इसकी भी 1 ओम। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगी, सबका सम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आर आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, 4 इंटू 1 ओम, दैट इज 4 ओम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि सीरीज में हम सबको ऐड करते हैं ना, आर प्लस आर प्लस आर 4 बार ऐड हो जाएगा, तो मैंने सीधा यहाँ पे 4 इंटू आर लिख दिया।
तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या मिली, सी ऑप्शन विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम वन गिव सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर एंड कॉलम टू गिव सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, मैच द कॉलम वन एंड टू विद एप्रोप्रिएट रिलेशन। तो हमें मैच करना है कि किसका रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जी। अब ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो होती है दैट इज मोबिलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक सेकेंड, मोबिलिटी जो होती है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक। तो वहां से ये मोबिलिटी का रिलेशन होता है हमारे पास, वहां से हमारे पास ये जो है, वहां से डिराइव करते हैं हम। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है ये वाला। तो फर्स्ट के लिए, ए के लिए क्या मैच हो जाएगा, आर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, m ओवर n ई स्क्वायर रो। तो ये p जो है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रिलेशन। अब हमारे पास ओम्स लॉ होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, हमारी कंडक्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये जो रो है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का रिलेशन चाहिए ना, ये होती है बस। या ये रेजिस्टिविटी हो गई ना, 1/रो जो मैंने लिखा है। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, E/J। ये रेजिस्टिविटी का ये है। करंट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, ये ऑप्शंस में गिवन है। करंट डेंसिटी में करंट पता है क्या होता है, रिलेशन दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पास कर रहे हैं, ठीक है, इनटू एरिया। तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, डी ई एन। तो ये करंट डेंसिटी हो गई J, दिस इज डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू एन। तो ये करंट डेंसिटी, डी का ऑप्शन आएगा Q। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन पीरियड बच गया उसका ऑप्शन आएगा ये P। तो मैच कर लेते हैं, यहाँ पे A का ऑप्शन है R, तो सब में ही R है। ठीक है, P का ऑप्शन क्या है हमारे पास, S। तो यानी कि ये B ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया, क्योंकि B का यहाँ पे P गिवन है। तो बाकी में चेक कर लेते हैं, सी का ऑप्शन क्या आ रहा है मेरे पास, सी जो है रिलैक्सेशन पीरियड, सी इज पी, सी का जो है दैट इज पी। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये दोनों सेम ही है ऑप्शन, है ना, सी का पी, डी का क्यू। तो जो बच गया वो मान लेते हैं, चलो सी ऑप्शन है। अब प्रिंटिंग में तो यहाँ पे क्यू कर देते हैं, इसको यहाँ पे एस कर, ऐसे कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो मैच कर, ठीक है, सी का पी के साथ है और डी का क्यू के। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट। नेक्स्ट है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्वायर द डायपोल मूवमेंट ओनली इफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। ये तो गलत है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इनिशियली ही यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, दोनों इनिशियली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, किसी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी इनिशियली कुछ ना कुछ क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखते हैं तो तब ये एक्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि तब ये जो डायपोल जो होते हैं बनते हैं हमारे रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो ये सारे डायपोल्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा है एक्वायर द डायपोल मूवमेंट, कि वो डायपोल मूवमेंट एक्वायर करते हैं। ये गलत है, क्योंकि उनकी इनिशियली डायपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, एक्वायर डायपोल मूवमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, ये कोई
गलत है ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। हैविंग द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इनका इनिशियली हम यहाँ पे डायपोल मूवमेंट होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कुछ ना कुछ सेपरेशन पे पड़े होते हैं, तो इनकी डायपोल मूवमेंट होती है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो ये हमारा पी क्यू क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ, यहाँ पे 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, वो इस स्पीड से साथ ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू दिस कंडक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर का वो 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्लियरली जो है पता है कि फोर्स लगेगी, और वो किसकी वजह से फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना, क्योंकि इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब करंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, ऐसे आगे की तरफ, करंट की डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रखा, फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे मेरी फिंगर्स जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर की वजह से यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ पेज है। ठीक है, आउट ऑफ पेज है यहाँ पे। तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे चेक करना है, तो यहाँ पे तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे वो इस फील्ड की वजह से लगेगी, और फोर्स का रिलेशन क्या होता है, Q इंटू बी क्रॉस बी। अब बी और बी के बीच एंगल देख लेते हैं, बी क्या है, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो आउट ऑफ फील्ड है, तो दोनों क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बी और बी के बीच एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू बी बी। अब ये जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसको मैं एक इन्फिनाइट वायर ले सकती हूँ, वैसे भी यहाँ पे इन्फिनाइटली वर्ड लिखा ही हुआ है, तो इसलिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी लगेगी, यहाँ पे क्या रिलेशन होता है हमारे पास, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिलेशन होता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देते हैं क्यू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी उसकी 10⁵ है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, और ये 2 पाई, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻20, ऑप्शन सी विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर, तो जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, एक केबल है, ठीक है, थिक केबल है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, लेट्स से ये डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, the variation of magnetic field due to the cable with the distance r from axis of cable is, let's say इसकी एक्सिस ये है, सेंटर से तो ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे वो हमारे पास होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और इसकी वजह से थिक केबल की वजह से बाहर कितनी फील्ड आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें ध्यान में रखने। तो अंदर जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, आउटसाइड क्या है, वो डिस्टेंस के साथ 1/r बिहेवियर शो करिए, तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज गिवन बाय दिस, तो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है, उसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, और सप्लाई कितनी दी है, V नॉट साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, उसका रिलेशन क्या होता है, सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का रिलेशन होता है। अब यहाँ पे V की वैल्यू फिल कर देते हैं हम, जो सप्लाई दी गई है उसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, सी डी बाई डी टी, वी कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी,
और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या मिलेगा, वी नॉट सी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी और साथ में, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। ठीक है, साइन में था ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडक्टर of inductance L, capacitor of capacitance C, resistor of resistance R connected in series to an AC source of potential difference V। तो ये हमने AC सोर्स के साथ इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, तो ये 40 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, इंडक्टर के क्रॉस 10 वोल्ट जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस है, और 40 वोल्ट जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है, एम्पलीट्यूड जो है करंट का वो कितना है, 10 रूट एम्पियर, जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। इम्पीडेंस हमें निकालना है, मान लेते हैं इस सर्किट की इम्पीडेंस क्या है, Z है, तो Z किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, तो Z क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, तो पहले हमें V निकालना पड़ेगा, इस सर्किट में कितना सप्लाई हुआ है, ठीक है, और I देखना पड़ेगा, I RMS वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे, V भी RMS वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो पहले IRMS निकाल लेते हैं, IRMS क्या होता है हमारे पास, दैट इज आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 रूट, ये रूट टू से रूट टू फैक्टर कैंसिल हो गया, तो IRMS हमारे पास कितना आ गया, 10 एम। ठीक है, अब हम V निकाल लेते हैं, फेजर डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे फेजर डायग्राम अगर बनाऊं, मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज भी इस तरफ ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस 0 होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, इसलिए मैंने वी आर ले लिया। और इंडक्टर के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज आगे होती है तो इंडक्टर वाली वोल्टेज इस तरफ आएगी, कैपेसिटर के क्रॉस करंट आगे होता है तो उसकी वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन नीचे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि करंट आगे चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होता है, नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारी रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, तो जो वोल्टेज है एल के क्रॉस कितनी है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 40 वोल्ट, और कैपेसिटर के क्रॉस कितनी है हमारे पास, दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी है, वो भी 40 वोल्ट ही है, राइट। तो अभी अगर यहाँ ध्यान से देखें, हमारी जो वोल्टेज है वो इंडक्टर वाली ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटर, तो ये जो फेजर डायग्राम है ये कैसे चेंज हो जाएगा, देखो, तो चीज बड़ी होती है उसी में से हम माइनस करेंगे ना, नेट वोल्टेज तो वही आएगी, तो इंडक्टर वाली बड़ी है तो डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी वोल्टेज की, और BL माइनस VC, क्योंकि BL बड़ा है, और रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज इस तरफ, तो VRMS इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे होगा जो हमें निकालना है, यानी कि जो हमने सप्लाई किया है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, VRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट VR² प्लस BL माइनस VC का होल। एक्चुअल में ये फेजर डायग्राम है, इनको हम कैसे सॉल्व करें, इनको एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट। ठीक है, तो VRMS कितना आ गया, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 40 का स्क्वायर प्लस इंडक्टर के क्रॉस 40, कैपेसिटर के क्रॉस 10, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, ये 1600 हो गया, ये 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 2500 का स्क्वायर, यानी कि 50 वोल्ट। अब इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, दैट इज 50 वोल्ट अपॉन करंट कितना है, 10 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5 ओम क्या आ गई, इम्पीडेंस आ गई, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन, तो हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर, ठीक है, which of following combination gives a correct possible direction for electric field and magnetic field respectively, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है। अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि EM वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं तीनों, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होती है, E क्रॉस B। तो हम देख लेते हैं
बाय ऑप्शन जाएंगे, ई क्रॉस बी फाइंड करेंगे। अगर वो हमें आई कैप की डायरेक्शन में रिजल्ट मिल रहा है कि क्योंकि एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है ना, तो आई कैप की फॉर्म में अगर रिजल्ट मिल रहा है तो वही हमारा ई और बी का डायरेक्शन होगा। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आई जे के, ये ई है और ये बी है, तो ई का आई कंपोनेंट 0, जे कंपोनेंट -1, के कंपोनेंट 1, ठीक है। बी का आई कंपोनेंट 0, दिस इज -1, दिस -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1 -1, तो ये +1 हो गया, माइनस जे कैप, ये क्या आएगा 0, प्लस के कैप, और ये कितना मिलेगा 0। तो इसको सॉल्व करने से मुझे 2 आई कैप मिल रहा है, मतलब ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन आई कैप मिल रही है ना, एक्स डायरेक्शन वाली, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। Next question. A lens of large focal length, large aperture is best suited as objective of astronomical telescope since a large aperture contributes to quality and visibility of images. Large area of objective ensures better light gathering power. Large aperture provide better resolution, all of above. तो इसका ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंथ होता है वो लार्ज अपर्चर का इसलिए होता है क्योंकि जो रेज होती हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं ना टेलीस्कोप से, तो जो ज्यादा से ज्यादा रेज अगर कलेक्ट करेंगे तो उतनी ही अच्छी हमें इमेज दिखने को मिलेगी, क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, विजिबिलिटी इमेज की अच्छी होगी, ठीक है। तो ये गैदरिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और बेटर रेजोल्यूशन भी होगा, तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर।